राहुल गांधी कौन है? पीएम, नेक्स्ट पीएम। यस, प्रधानमंत्री बनाए। राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी और कौन है? आएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी। भारत की राजनीति के सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल यह भी है, क्या राहुल गांधी वाकई में भारत के प्रधानमंत्री कभी बन सकते हैं? 2028 Congress government, what about 2029 Lok Sabha? Because last time in Karnataka in 2024, BJP got more seats than the Congress in Karnataka. You were reduced to single digits. Are we very clear that people want Narendra Modi as Prime Minister, BJP at power in the center, Congress may be in the state? See, sun will rise and sun will set. यह सवाल सिर्फ एक नेता के भविष्य का नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष, गठबंधन, राजनीति और भारतीय लोकतंत्र के दिशा का सवाल है। नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का घर है। यहाँ हर 5 साल बाद फिर से एक सवाल जिंदा होता है, अगला प्रधानमंत्री कौन? पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत चेहरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में एक और नाम बार बार चर्चा में आता रहा, राहुल गांधी। राहुल गांधी और कौन है? आएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। वही राहुल गांधी। मैं भी राहुल गांधी को देखूंगा। राहुल गांधी। राहुल गांधी कभी युवा उम्मीद, कभी कमजोर चुनौती, कभी परिवारवाद का प्रतीक और अब पैदल चलने वाला नेता जो गांव-गांव, शहर-शहर लोगों से मिलकर भारत जोड़ो की बात करता है। सवाल साफ है, क्या ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें सालों तक मजाक में पप्पू कहा गया, या आज देश उन्हें एक गंभीर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखना शुरू कर चुका है? यह प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है? पीएम, नेक्स्ट पीएम। यस, प्रधानमंत्री बनाए। यस, वही बनेगा। अगला पीएम है। मोदी में क्या गड़बड़ी है? मोदी वोट चोर है। वोट चोर है। गड़बड़ी नहीं, पूरा गड़बड़ी है। यह वीडियो किसी का पक्ष नहीं लेगी और न ही किसी नेता की बचाव करेगी, बस एक सवाल पूछेगी, क्या राहुल गांधी वाकई में भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या यह सपना सिर्फ नारे और पोस्टरों तक सीमित रहेगा? सालों से एक नाम बस एक मजाक बना, हर बयान एक मीम, हर कदम एक सवाल, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कुछ लड़ाइयां ताली और भीड़ के लिए नहीं, बल्कि ज़मीर और सच के लिए लड़ी जाती है। तुम मुझे कमजोर कहते हो, शायद इसलिए क्योंकि तुमने मेरी ताकत देखी ही नहीं। ये कहानी उस आदमी की है जिसके बारे में सबको राय थी, लेकिन किसी को सच नहीं पता था। अगर आवाज उठाना पागलपन है, तो हां, मैं पागल हूं। कभी कभी असली ताकत चुप रहने में होती है, और जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ आवाज नहीं, तूफान उठता है। लोग मेरी खामोशी गिनते रहे और मैं उनकी चालें। अब बारी मेरी है। राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है, एक वंश का नाम भी है। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी इमरजेंसी और युद्धों की प्रधानमंत्री, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी और युवाओं पर बात करने वाले सबसे युवा प्रधानमंत्री। इन्हीं परिवार से आते हैं राहुल गांधी। 1970 में पैदा हुए उन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भारत और विदेश दोनों जगह की। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने रोलिंस कॉलेज यूएसए और कैम्ब्रिज से जुड़े कोर्स पूरे किए और कॉर्पोरेट जैसी जगहों पर भी थोड़ा समय बिताया। लेकिन असली मोड़ 2004 में आया, जब उन्होंने अमेठी से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। यहीं से शुरू हुआ भविष्य के प्रधानमंत्री का नैरेटिव। 60% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। किसान मजदूर 67, आप मुझसे अच्छा जानते हैं, 67 वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे दिमाग के सवाल उठ रहा है कि अगर वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझते हैं
60% लोगों को क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मीडिया, पार्टी कार्यकर्ता और विरोधी सभी उन्हें सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे। पीएम है, प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है? पीएम, नेक्स्ट पीएम। नेक्स्ट पीएम, यस, प्रधानमंत्री बनाएंगे। यस, वही बनेगा। अगला पीएम है, अगला पीएम है। सवाल था, क्या यह उम्मीद उनकी अपनी क्षमता से पैदा हुई थी या फिर नेहरू गांधी के नाम की चमक से? राहुल की राजनीतिक यात्रा 3 से 4 बड़े फेज में बटी दिखती है। उनकी सोच, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, किसी एक जात की पार्टी बनाओ, एक जात को दूसरी जात से लड़ाओ, गुस्से की राजनीति करो और विकास की बात, प्रगति की बात मत करो। पहला फेज 2004 से 2009 तक एक युवा सांसद जो अमेठी में सादगी से घूमता है, कॉलेजों में युवाओं से मिलता है और 2009 के लोकसभा चुनाव में 125 से ज्यादा रैलियां करके कांग्रेस की यूपी में सीटें बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। दूसरा फेज संगठन की राजनीति। 2007 में उन्हें कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाकर युवा कांग्रेस और NSUI की जिम्मेदारी दी जाती है। वे आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, प्राइमरी जैसी प्रक्रिया लाने की कोशिश करते हैं और पार्टी में नए चेहरों को मौका देने पर जोर देते हैं। तीसरा फेज है राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ बढ़ना। 2013 में वे कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनते हैं और 2017 में अध्यक्ष, लेकिन 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ऐतिहासिक स्तर पर गिरना राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चौथा फेज है हार के बाद की यात्रा। 2019 के हार के बाद वे अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी नेताओं से साफ कह दिया है कि विकल्प ढूंढा जाए, लेकिन सड़क पर ज्यादा दिखने लगते हैं। प्यार भरे स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ हमारे कौन चलेगा, बोल साथ हमारे कौन चलेगा, बोल साथ हमारे कौन चलेगा, बोल साथ। सबसे ज्यादा प्यार आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। किसानों के आंदोलन, पेगासस, बेरोजगारी, महंगाई और फिर 2022-23 की भारत जोड़ो यात्रा में। और पांचवा फेज विपक्ष का औपचारिक चेहरा। 2024 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं, इंडिया ब्लॉक मजबूत होता है, राहुल गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं, यानी संसद के भीतर विपक्ष की आधिकारिक आवाज। यह सफर दिखाता है राहुल गांधी अब सिर्फ प्रिंस नहीं, एक संस्थागत पद पर बैठे एक नेता है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है उन्हें प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे लाने के लिए? राहुल गांधी की कहानी सिर्फ संघर्ष और यात्राओं की नहीं है, भारी हार और तीखी आलोचनाओं की भी है। मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें जीती, तब कांग्रेस सिर्फ 44 पर अटक गई। उन सब ने अपने इतिहास में सबसे बड़ी हार को फेस किया। 2019 में यह संख्या 52 तक तो पहुंची, लेकिन फिर भी सत्ता से बहुत दूर रही। दोनों चुनाव में राहुल गांधी अनौपचारिक तौर पर मुख्य चुनौती के रूप में प्रोजेक्ट किए गए और दोनों बार नतीजे उनके खिलाफ गए। उनके भाषणों से निकलने वाली कुछ लाइनें, कुछ गलत डेटा और कुछ हिचकिचाहट भरी बॉडी लैंग्वेज। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था।
कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था, इसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। कोका कोला कंपनी का नाम सुना है? यहाँ कोई व्यक्ति है जिसने कोका कोला कंपनी का नाम नहीं सुना हो? सबने सुना है? अब आप मुझे बताओ, कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कौन था ये? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। सब मिलाकर मजाक का एक नैरेटिव तैयार करते हैं, जिसे विरोधी पार्टियां और कुछ मीडिया हिस्से बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। कई बार उनके बयान विवादों में भी घिरते हैं, चाहे चौकीदार पर हमला हो या राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। अब चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी है। और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं। मैं इसलिए अपोलोजाइज किया क्योंकि प्रोसेस के बीच में मैंने अपनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दी, और वो मैंने गलती हो गई तो मैंने उनसे माफी मांगी। या विदेश मंचों पर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने की व्याख्याएं। My name is Malini Mehra and I run an international parliamentary organisation that works on climate change. But my question is raised to you as a citizen of India. There are many of us in the international diaspora. There are something more than 20 million Indians in the international diaspora. You spoke about the need for India to address these issues by itself, not within its own borders, because you have the international diaspora. And many people like myself no longer... Sorry, which issues? The environmental issues? No, the issues facing India. The democratic despair that the country is in. So here is my question, and I ask it as someone who is one of possibly millions who no longer recognizes the country that they were born and raised in. And we would like to know what your message is. Is that a bad thing or a good thing? What do you think? No, I'm asking you. Why am I here? I don't know. I'm here because I am feeling wretched about the state of my country. Absolutely wretched. My father was an RSS man, proudly so. He would not recognize the country, bless his soul. So for those of us who are outside of India, how can we engage? How can we re-empower our democracy? 20 years ago, I worked with Professor Amartya Sen. And Amartya didn't let go of his passport. I'm not getting rid of my passport, and I want to know what can we do to reanimate our democratic institution. The battle for the democratic institutions of India is frankly India's responsibility and no one else's, right? And it's something that we are doing. But you, of course, are Indian. So it's your responsibility as well, and you're part of that discussion. I think when you express yourself, I think what you said about your father being in the RSS and about him not recognizing our country in this conversation itself is a very powerful thing, because for me to say it, people might feel he's fighting the RSS, he's fighting the BJP, he might be biased, right? But for you to say it, it has a totally different impact. So you're by expressing yourself and by making your position clear, you're already helping in a big way. Right? I think by telling people the values that you stand for, the values that are Indian and that you protect, by telling everybody in the rest of the world that India needs to go back to those values, you're doing the service. इन सबको विरोधी इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जैसे वे अनुत्तरदायी और अनुभवहीन हो। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अपनी अंदरूनी कमजोरी भी उनके खिलाफ जाती है। कमजोर संगठन, मजबूत राजनेताओं का अभाव, लगातार टूटते गठबंधन और वन मैन शो वाली बीजेपी के मुकाबले बिखरा हुआ विपक्ष। आलोचना साफ है, एक तरफ बेहद संगठित, संसाधन संपन्न, इमेज कंट्रोल्ड सत्ता पक्ष, और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जिसे लोग अभी तक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में नहीं बल्कि वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में देखते हैं। 2022 से 23 में तस्वीर बदलनी शुरू होती है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। इसे नाम दिया जाता है भारत जोड़ो यात्रा। आर्थिक समानता, नफरत की राजनीति,
बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक प्रोग्राम नहीं बल्कि इमेज रीसेट का एक बड़ा प्रयोग भी था। रास्ते भर से आती तस्वीरें, बारिश में भीगे राहुल सड़क किनारे चाय पीते हुए, युवाओं के साथ दौड़ते हुए या महिलाओं के साथ बैठकर बात करते हुए एक नया नैरेटिव बनाते हैं। रिसर्च में पाया गया कि जहां जहां यह यात्रा गई, कई राज्यों में कांग्रेस का वोट शेयर और स्ट्राइक रेट बढ़ा है। जैसे कर्नाटक में यात्रा वाले इलाकों में औसतन 10% वोट शेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी यात्राओं ने राहुल गांधी की इमेज को मीटिंग रूम वाले नेता से सड़क पर चलने वाला नेता में बदलने की शुरुआत जरूर की, लेकिन इमेज बदलना एक बात है, सत्ता पाने के लिए सीटें बदलनी पड़ती हैं। यह फर्क अभी भी बहुत बड़ा है। राहुल गांधी का वोट बेस इसके बीच सबसे ज्यादा मजबूत दिखता है। यह सवाल भी उनके भविष्य का एक अहम हिस्सा है। पारंपरिक रूप से कांग्रेस का आधार दलित, अल्पसंख्यक, किसान और गरीब तबके के बीच रहा और राहुल गांधी की राजनीति भी अक्सर इन्हीं समूहों के मुद्दों पर केंद्रित दिखती है। किसान कर्ज। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में आपका कर्जा माफ नहीं किया, हम आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्रांतिकारी बात सुनो, हम एक किसानों का आयोग बनाने जा रहे हैं और ये आयोग जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देगा और किसानों का कर्जा माफी एक बार नहीं अनेक बार होगा। इस देश में धन की कोई कमी नहीं है। आप अरबपतियों की ओर देखो, उनकी गाड़ियों को देखो, उनके घरों को देखो, उनके हवाई जहाजों को देखो, धन की कोई कमी नहीं है। अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का भी कर्जा माफ हो सकता है। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। एमएसपी किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। बेरोजगारी। युवाओं से बात हुई, युवा कहते हैं हमने इंजीनियरिंग की, कोई कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, मैंने ये प्रोग्रामिंग सीखी, मैंने वो प्रोग्रामिंग सीखी, कंप्यूटर को चलाना सीखा। अच्छा अब क्या करते हो? अब मैं मजदूरी करता हूं, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सारे के सारे आज के हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। सामाजिक न्याय। ना ओबीसी की, ना दलित की, ना आदिवासी की भागीदारी। संविधान की रक्षा। युवा वर्ग के साथ उनका रिश्ता थोड़ा जटिल है। एक तरफ वे खुद को युवा राजनीति का चेहरा बताते आए हैं, युवा कांग्रेस और स्टूडेंट विंग के संरक्षक रहे हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक्स और एग्जाम स्ट्रेट्स जैसे मुद्दों पर बोलते रहते हैं। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in every number. I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. दूसरी तरफ बीजेपी की आक्रामक सोशल मीडिया मशीनरी, मोदी की आत्मनिर्भर और न्यू इंडिया वाली ब्रांडिंग। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. एक जमाना था हाईवेज के लिए मांग होती थी, अब अकेले हाईवे से चलने वाला नहीं है, आई वेज भी चाहिए, इंफॉर्मेशन हाईवे भी चाहिए। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर 1.2 बिलियन कनेक्टेड इंडियंस ड्राइव इनोवेशन। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर नॉलेज स्ट्रेंथ and empowers the people. I dream of a digital India where access to information knows no barriers. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where technology ensures the citizen government interface is incorruptible.
I dream of a digital India where government services are easily and efficiently available to citizens on mobile devices. I dream of a digital India where government proactively engage with the people through social media. I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners driven by digital learning. राष्ट्रवाद की भावनाओं ने बहुत से युवाओं को दूसरी तरफ भी खींच रखा है। कई विश्लेषण दिखाते हैं शहरी मध्य वर्ग और पहली बार वोट देने वाले युवाओं के बीच राहुल की स्वीकार्यता बढ़ रही है, पर अभी भी वह उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां वे एक सर्वमान्य राष्ट्रीय पसंद बन जाए। राहुल गांधी को अगर अगला प्रधानमंत्री बनना है तो सिर्फ आलोचना और रैलियों से नहीं, एक स्पष्ट ठोस रोजगार केंद्रित और विकास केंद्रित ब्लूप्रिंट के साथ इस युवा पीढ़ी को आश्वस्त कराना होगा कि वे सिर्फ विरोध नहीं शासन भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ लोकप्रियता से नहीं मिलती, यह नेतृत्व शैली, निर्णय क्षमता और टीम की मजबूती से तय होती है। राहुल गांधी की नेतृत्व शैली को अक्सर कंसेंसस ड्रिवन कहा जाता है, यानी वह फैसले लेने से पहले अलग अलग विचार सुनने, सहयोगी दलों से बात करने और सामूहिक राय बनाने की कोशिश करते हैं। इसका उल्टा हाल के सालों में भारतीय राजनीति में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज को बहुत महिमामंडित किया गया, जो तेज फैसला ले, कड़ा दिखे और कम सवाल सुने। यहाँ राहुल गांधी का शांत और धीमा दिखने वाला अंदाज उनके लिए प्लस भी है और माइनस भी। उनकी विजन की बात करें तो वे असमानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा की बात करते हैं, जबकि वर्तमान सत्ता पक्ष अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े प्रोजेक्ट्स, राष्ट्रवाद और तेज आर्थिक वृद्धि के नैरेटिव पर टिका दिखता है। टीम और इकोसिस्टम के स्तर पर बीजेपी के पास एक अत्यधिक डिसिप्लिन्ड कैडर बेस्ड नेटवर्क है। आरएसएस से लेकर आईटी सेल तक कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के पास भी अनुभवी नेता, क्षेत्रीय सहयोगी और मजबूत राज्य इकाइयां हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वे एकजुट रहकर एक स्पष्ट चेहरा और साझा एजेंडा के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, सीटों की कहानी, क्योंकि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सिर्फ इमेज नहीं है। 2014 में एनडीए का 330 से ऊपर, बीजेपी अकेले 282 सीटें। 2019 में बीजेपी 303 सीट पर थी, एनडीए लगभग 350 के करीब। 2024 में तस्वीर थोड़ी बदलती है, बीजेपी घटकर लगभग 240 के आसपास आ जाती है और एनडीए मिलकर 290 के आसपास। लेकिन बीजेपी का तो बहुमत है, लेकिन पहले जैसा दबदबा नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस 2014 में 44 सीटों से आगे बढ़कर 2019 में 52 सीटों तक आ जाती है और फिर 2024 में और ऊपर पहुंचती है। इंडिया ब्लॉक मिलकर 230 से 240 सीटों के आसपास पहुंच जाती है, यानी विपक्ष एक बार फिर प्रासंगिक हो जाता है। लेकिन सरकार बनाने का नंबर जो होता है अभी भी कांग्रेस के पास नहीं है। कई विश्लेषण यह भी बताते हैं कि भारत जोड़ो जैसी यात्राओं के रास्तों पर राहुल और उनके सहयोगियों ने 2019 की तुलना में अधिक सीटें जीती। अनुमान है लगभग 40 से ज्यादा सीटें जीती उन्होंने। राहुल गांधी के इस प्रयास से उनका जरूर फायदा हुआ है। सवाल यह है, क्या आगे के चुनाव में खासकर 2029 तक कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक 272 के आसपास जा पाएगी? अब आते हैं उस सवाल पर जिनके विषय में यह पूरा वीडियो था। क्या राहुल गांधी वाकई में भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वेस्ट के सिनेरियो में इमेज कुछ ऐसी हो सकती है। आने वाले वर्षों में कांग्रेस कई राज्यों में अपना संगठन मजबूत करे, इंडिया ब्लॉक मजबूत रहे और सीट शेयरिंग समझदारी से हो। आर्थिक संकट, बेरोजगारी या शासन से जुड़े मुद्दों पर सरकार की लोकप्रियता घटे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी करीब 200 के आसपास रह जाए, जबकि इंडिया ब्लॉक 260 से 70 तक पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में अगर सहयोगी दल जैसे कुछ बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ी राहुल गांधी को सर्वसम्मति से नेता मान ले, वे पूरी तरह वैध लोकतांत्रिक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह असंभव नहीं, लेकिन इसके लिए कई शर्तों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। वर्स्ट के सिनेरियो में कांग्रेस अपने उभरते ग्राफ को बनाए न रख सके, इंडिया ब्लॉक के अंदरूनी मतभेद बढ़ जाए, क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी बड़ी डील करके सत्ता पक्ष के साथ चली जाए। आज राहुल गांधी वह नेता है जिनके बिना राष्ट्रीय स्तर की विपक्षी राजनीति की कल्पना करना मुश्किल है। राहुल गांधी को अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित करना होगा, अपने आप को इस तरीके से लोगों के बीच दिखाना होगा, उनके लिए यह कुछ भी कर सकते हैं।
अपने इमेज को बेहतर बनाना होगा। लोकतंत्र में कोई भी नेता हमेशा के लिए नहीं होता, ना तो सत्ता पक्ष ना विपक्ष। हर दौर के अपने एक अलग सवाल होते हैं। राहुल गांधी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक समय वे राजनीतिक विरासत के वारिस माने जाते थे। आज वे सड़कों पर चलकर, अदालतों में केस झेलकर, संसद में विपक्ष का चेहरा बनकर एक लंबी परीक्षा दे रहे हैं। क्या यह परीक्षा उन्हें कभी प्रधानमंत्री के शपथ तक ले जाएगी, या वे भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाएंगे जिसने सवाल बहुत पूछा, यात्राएं बहुत की, लेकिन सत्ता तक पहुंच ही नहीं पाए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारा मकसद ये नहीं था किसी को ऊंचा दिखाना या नीचा दिखाना। हमें जैसा लगा हमने रखने की कोशिश की। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहूंगा, आपका वोट काफी कीमती है। आप इसका प्रयोग अपने फ्यूचर के लिए करिए। आप सोच करके वोट दीजिए कि आप जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं वह इसके लायक है भी या नहीं। एक सवाल आप सबके लिए, क्या भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं, हाँ या ना? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।